नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 जनवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बुजुर्गों के सम्मान को सलाम करेगी सरकार, राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। हरियाणा के शिक्षकों को प्रमोशन के लिए फिर देनी होगी परीक्षा, फिर पढ़ाई में जुटे टीचर। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना अपडेट। हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा नई महिलाओं को मिलेगा लाभ, 3 नई श्रेणियों को जोड़ा गया, बताएंगे पूरी अपडेट। मोदी सरकार की शानदार योजना, अब रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी क्रेडिट कार्ड की योजना। हरियाणा में 5 महीने बाद होगी जातिगत जनगणना, प्रशासनिक सेवाएं फ्रीज की गई, ट्रांसफर व पोस्टिंग पर रोक लगाई। हरियाणा में फिर से भीड़ जुटा रहा रामपाल, देशद्रोह मामले में जेल में बंद। आज हिसार कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। हरियाणा में दवा की कीमतों की मॉनिटरिंग हुई शुरू, फार्मा सही दाम ऐप पर शिकायत कर सकेंगे, टोल फ्री नंबर हुए जारी। भूपेंद्र हुड्डा बोले लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं के साथ धोखा किया, बीजेपी ने 2100 रुपए का लालच देकर हथियाई वोट। चलते फिरते अस्पताल की सुविधा शुरू, गरीबों व मजदूरों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा। एयर और वाटर प्यूरिफायर 13% तक सस्ते होंगे, जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर सकती है सरकार। और शी जिनपिंग बोले चीन और ताइवान का एक होना तय, अमेरिका की चेतावनी, चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा, ताकत से हालात बदलने की कोशिश न करे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में नए साल की शुरुआत बूंदाबांदी के साथ हुई है। बीते दिन भर बादल छाए रहे और हल्की ओस की बूंदें गिरी, जिससे सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो पाए। नए साल पर तकरीबन 2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे ठंड का एहसास पहले से ज्यादा हो रहा है। प्रदेश में जनवरी के महीने में ज्यादा बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी महीने में 6 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, इसमें से 3 कमजोर तो 3 मजबूत होंगे। जनवरी महीने में अधिक बारिश होने की संभावना है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में ठंड में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 9 जनवरी के आसपास फिर बारिश होने की संभावना जताई गई है, तो वहीं शीतलहर चलने की संभावना है। महीने के आखिरी सप्ताह में भी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम बदल रहा है। बादलों और कोहरे के कारण दिन के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण ठंड में कंपकपी बनी रहती है। कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति भी बन रही है। हरियाणा सरकार ने औपचारिक तौर पर जनगणना 2027 की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार की जातिगत जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जनगणना का पहला चरण 1 मई 2026 से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें मकानों का सूचीकरण एवं आवास जनगणना शामिल होगी। जनगणना कार्य के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि डेटा की सटीकता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के मकसद से प्रदेश में सभी प्रशासनिक सीमाओं को यानी फ्रीज कर दिया गया है और जनगणना का कार्य पूर्ण होने तक इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निरंतरता बनाए रखने और किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जनगणना अवधि के दौरान जनगणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे का विस्तार कर दिया है। इस विस्तार के साथ ही राज्य की 1 लाख से अधिक नई महिलाओं को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। पहली श्रेणी की बात करें तो जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर आते हैं, तो ऐसी माताओं को भी अब 2100 रुपए प्रति माह का लाभ मिलेगा। दूसरी श्रेणी की बात करें तो जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरी श्रेणी की बात करें तो पोषण ट्रैकर में कोई भी बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया से ग्रस्त था और माताओं के अथक प्रयास के बाद वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के लिए पारिवारिक सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इस पहल के तहत दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्तमान में जो 2100 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में जा रही है, अब इस राशि में से 1100 रुपए सीधे महिलाओं के खाते में जमा होंगे, जबकि शेष 1000 रुपए राज्य सरकार फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD करवाएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित लाभार्थी महिला को मिलेगा। इतना ही नहीं, लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी, यह भी प्रावधान किया गया है।
हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को समाज में पहचान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि सरकार ने बुजुर्गों के अनुभव, सेवा और उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के लिए वरिष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत वरिष्ठ नागरिकों और समाज सेवा में योगदान देने वाली संस्थाओं को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 7 वर्षीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ माता, शौर्य एवं बहादुरी, आजीवन उपलब्धि जैसे व्यक्तिगत पुरस्कारों के साथ सम्मानित किए जाएंगे। वरिष्ठ चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार और खिलाड़ी भी सम्मानित होंगे। इसके साथ ही संस्थागत श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पंचायत, सर्वश्रेष्ठ स्वैच्छिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ वृद्धाश्रम और सर्वश्रेष्ठ डे केयर सेंटर को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार इस पुरस्कार योजना का उद्देश्य समाज सेवा, कला, खेल, शौर्य और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ योगदान देने वाले बुजुर्गों को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव सामाजिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कला और खेल की व्यक्तिगत श्रेणियों में पहला पुरस्कार 50,000 रुपए का होगा, तो वहीं दूसरा पुरस्कार 30,000 रुपए का होगा और तीसरा पुरस्कार 20,000 रुपए का मिलेगा। वहीं संस्थागत श्रेणियों में पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 75,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 50,000 रुपए दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी तक रहेगी। साथ ही पहले इस प्रकार की योजना से पुरस्कार प्राप्त कर चुके व्यक्ति दोबारा से इस प्रकार की योजना में कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। हरियाणा के शिक्षकों को अपने डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए फिर से पढ़ाई करनी पड़ रही है। सालों बाद शिक्षकों को फिर से छात्र वाला एहसास हो रहा है। प्रमोशन और एसीपी के लाभ के लिए शैक्षणिक अनिवार्यता के फेर में फंसे शिक्षक एक बार फिर से छात्र की भूमिका में दिखेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से शिक्षकों की मांग पर मर्सी चांस देते हुए साल 1990 से लेकर 2024 तक के पास आउट विद्यार्थियों को 2 विषयों में अंक सुधार का स्पेशल चांस दिया गया है। यह परीक्षाएं 6 से 14 जनवरी के बीच आयोजित होंगी। परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को बोर्ड की तरफ से अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बोर्ड ने आवेदन के लिए 10,000 रुपए शुल्क भी रखा है। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार JBT शिक्षकों के प्रमोशन के लिए 12वीं में 50% अंक और संबंधित विषय में भी 50% अंक होना कंपलसरी है। पुराने वक्त में भर्ती हुए कई शिक्षकों के अंक 45% या फिर उनसे भी कम थे, जो कि अब उनकी पदोन्नति में समस्या बन रहे हैं। इसी समस्या के हल के लिए शिक्षक संगठनों ने बोर्ड से गुहार लगाई थी, जिसे बोर्ड ने मान लिया और उन्हें एक मौका दिया गया है। शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 1990 से मार्च 2024 तक के 12वीं पास विद्यार्थियों को 2 विषयों में अंक सुधार का स्पेशल चांस दिया गया है। शिक्षक नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नोट्स और किताबों से तैयारी कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होने की वजह से शिक्षकों को उम्मीद है कि वे इस बार 50% की बाधा वे काफी सरलता से पास कर देंगे। नए साल के शुभ अवसर पर फरीदाबाद जिले के लोगों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। इस खास मौके पर फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने हॉस्पिटल ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलते फिरते इन अत्याधुनिक बसों के जरिए गरीब, श्रमिक और मजदूरों को अपने घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध करवाने में मदद मिल पाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि चलती फिरती ये बसें किसी अस्पताल से कम नहीं होंगी। इन बसों को पूरी तरह से अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से लैस किया गया है और एक छोटे अस्पताल की तरह काम करेंगे। इन मेडिकल वाहनों में AC जनरेटर, एक्सरे मशीन और अत्याधुनिक लैब की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जहां सभी प्रकार के खून की जांच की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस सेवा को शुरू करने का उद्देश्य उन गरीब और मजदूरों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है जो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और समय के अभाव में अस्पताल नहीं जा पाते। अब यह चलता फिरता अस्पताल उनके घर और काम करने की जगह पर पहुंचकर जांच, परामर्श और प्राथमिक उपचार जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। इन बसों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी स्थायी अस्पताल से कम नहीं है। इनमें मरीजों की जांच, एक्सरे और खून की सभी तरह की जांच की व्यवस्था की गई है, जहां प्राथमिक जांच के बाद जरूरत पड़ने पर मरीजों को आगे के इलाज के लिए संबंधित अस्पतालों में रेफर भी किया जाएगा। रोहतक में डी पार्क स्थित अपने निवास पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर महिलाओं के साथ मजाक करने और धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव में सभी महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वायदा किया, लेकिन अब केवल चंद महिलाओं को ही यह राशि प्रदान की जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि 2024-25 में हरियाणा में 2 करोड़ 13 लाख लोग BPL श्रेणी में थे, यानी इस योजना का लाभ लगभग 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में सरकार केवल 8
60 लाख महिलाओं को ही ये राशि देने की बात कह रही है। उसमें भी अब कहा जा रहा है कि महिलाओं को केवल 1100 रुपए मिलेंगे और 1000 रुपए जमा किए जाएंगे। इसमें भी आय की सीमा, बच्चों की शिक्षा और कुपोषण जैसी शर्तें थोप दी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। साल 1966 से लेकर 2014 तक राज्य पर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। यह प्रदेश की आर्थिक बदहाली को दर्शाता है। हरियाणा में रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 के तहत इन लोगों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने वाली है, ताकि वे अपने व्यापार का विस्तार कर सकें। खास बात यह है कि 5 साल तक क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 के तहत रेहड़ी पटरी वालों को मिलने वाली लोन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 1.0 के तहत रेहड़ी पटरी वालों को काम शुरू करने के लिए क्रमशः 10, 20 और 50,000 रुपए का लोन दिया जाता था, लेकिन अब योजना 2.0 में इस राशि को बढ़ाकर 15, 25 और 50,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही योजना के पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ केवल उन्हें रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा जो 50,000 रुपए तक का लोन लेने के लिए पात्र हैं। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 रुपए रहेगी और 5 साल तक उपयोग पर इस पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। वहीं कार्ड के इस्तेमाल के बाद 45 दिन तक कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। यह कार्ड उसी बैंक की ओर से जारी किया जाएगा जिस बैंक से संबंधित रेहड़ी पटरी वालों का लोन मंजूर हुआ है। हरियाणा में दवा विक्रेता दवाइयों की कीमत से ज्यादा रुपए नहीं ले पाएंगे। इसको लेकर हरियाणा में फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से ऐसे मामलों की शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री मोबाइल नंबर 1800-180-2413 जारी किया गया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार आम जनता को सस्ती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर सख्त निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर अधिक कीमत वसूलने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवन रक्षक दवाएं हर नागरिक को उचित और नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध हो सके। यह सभी कदम प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के आयुक्त ने आम जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और दवाओं की सही कीमत की जानकारी के लिए फार्मा सही दाम नामक मोबाइल का उपयोग करें। यदि कहीं अधिक कीमत वसूली जा रही है तो उसकी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा नागरिक PMRU हरियाणा के टोल फ्री नंबर 1800-180-2413 यानी 1800-180-2413 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा में जेल में बंद रामपाल एक बार फिर जन समर्थन जुटाने में जुट गया है। हरियाणा में अलग अलग जगह सम्मान समारोह हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रामपाल ने इसके लिए एक विशेष टीम बनाई है जो ये सब मैनेज कर रही है। कार्यक्रम करवाने के लिए जगह जगह से डिमांड आ रही है। बदले में नेताओं की इमेज चमकाने का काम रामपाल की PR करती है। रामपाल से जुड़े सोशल मीडिया पेज देखें तो इसमें सम्मानित करने वालों के बाकायदा नाम और फोटो वायरल किए जाते हैं। कई दिनों तक इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। वहीं रामपाल के देशद्रोह मामले में आज यानी 3 जनवरी को हिसार की कोर्ट में सुनवाई होनी है। रामपाल के वकील सचिन दास का कहना है कि मुकदमा नंबर 428 में देशद्रोह मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा 14 जनवरी को हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट में बेल पर भी सुनवाई होगी। सचिन दास का कहना है कि महाराज जी के जो भी सम्मान समारोह हो रहे हैं उसमें रामपाल महाराज और उनकी संस्था का कोई रोल नहीं है। यह लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। हिसार कोर्ट से सितंबर 2025 में रामपाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। रामपाल की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकीलों ने हाईकोर्ट की ओर रुख किया, जिस पर 14 जनवरी को सुनवाई होगी। हिसार कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसके सम्मान समारोह अचानक से बढ़ गए हैं। रामपाल की वेबसाइट और उसके सोशल मीडिया पेज के अनुसार उसे नवंबर से लेकर अब तक हरियाणा में 4 बड़े सम्मान मिल चुके हैं। इनमें से जनसेवक रत्न सम्मान, जीवन किसान रक्षक सम्मान, किसान रत्न सम्मान व भारत गौरव सम्मान शामिल है। रामपाल साल 2014 में बरवाला के सतलोक आश्रम कांड के बाद से जेल में बंद है और उस पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चल रहा है। ऐसे में रामपाल का बाहर सम्मानित होना और भीड़ जुटाने को लेकर एजेंसियां फिर से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राव नरबीर सिंह के बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले 1 वर्ष में भाजपा की सरकार जो कि कांग्रेस की मेहरबानी से बनी है, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं। कागजों में विकास दिखाया गया। कई घोटाले इस साल में हुए, जैसे धान घोटाले के पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अनिल विज ने बयान देकर बताया कि उनके विभाग में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। CM को
जानकारी दी है। अगर उन्हें घोटाले का पता नहीं था तो वह किस बात के मंत्री हैं? अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जैसे कि शराब घोटाला जांच करके डस्टबिन में डाल दिया, ठीक वैसे ही इसको भी जांच करा करके डस्टबिन में डाल देंगे। बारिश से जो किसानों की फसल खराब हुई, उन किसानों को कैसे कमजोर किया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। उनके खेतों से पानी नहीं निकाला गया, न ही मुआवजा दिया गया। एसडीओ भर्ती में 90% लोग बाहर के लगाए गए। अगर बाहरी लोगों को नौकरी देनी है तो हरियाणा के बच्चे कहाँ जाएंगे? अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह ने अपनी सरकार पर आरोप लगाया कि हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, मंथली लेते हैं। वो खुद मानते हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हैं। तो वहीं लाडो लक्ष्मी योजना में भी घोटाला हुआ है। हर महीने 2100 रुपए देने की बात कही गई है, बाद में उसे किस्तों में देने की बात कही गई है ताकि उस पैसे का ब्याज खाया जा सके। नए साल के शुरू होते ही मौसम ने करवट ली है। जहां पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु के कई जिलों के साथ ही दिल्ली और मुंबई में बारिश हुई है। राजस्थान के 20 जिलों में माउंट और बीकानेर में आधे घंटे तक ओले गिरे हैं। जयपुर में पारा 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मैदानों में मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत 15 राज्यों में घना कोहरा है। इधर दिल्ली में घने कोहरे से जीरो विजिबिलिटी के चलते 66 फ्लाइट कैंसिल हो गई। यूपी के कानपुर में भी विजिबिलिटी जीरो हो गई। उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। उधर जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग, पहलगाम और गुलमर्ग में बर्फबारी जारी है। कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाले मुगल रोड और सिंथन टॉप रोड को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। कश्मीर में पहलगाम और सोनमार्ग समेत कई ऊंचे इलाकों में रात को बर्फबारी हुई। गुलमर्ग -7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। कश्मीर के बांदीपोरा में सड़क, मकानों और वाहनों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में स्नोफॉल के बाद धौलाधार पर्वत श्रृंखला बर्फ से ढक गई। मनाली में सोलांग वैली से अटल टनल तक हाईवे पर बर्फबारी के कारण ट्रैफिक जाम का नजारा देखने को मिला। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोहरे को लेकर अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के निचले इलाकों में हल्की बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण कई इलाकों में सर्दी और शीतलहर का असर और अधिक बढ़ सकता है। तो वहीं बिहार और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इस बार सर्दी तकरीबन 3 दिन ज्यादा रहेगी। तो वहीं राजस्थान में ठंड जल्दी खत्म होने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। किया मोटर्स इंडिया ने सेकंड जनरेशन किया सेल्टोस भारत में लॉन्च कर दी है। नई सेल्टोस की एक शोरूम शुरुआती कीमत 10,99,000 रुपए तय की गई है, जो कि टॉप वेरिएंट के लिए 19,99,000 रुपए तक जाती है। नई 2026 किया सोल्टेस की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से 25,000 रुपए से बुक कर सकते हैं। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, वोक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशाक से होगा। कार में न सिर्फ अंदर और बाहर के डिजाइन में बदलाव किए गए हैं, बल्कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए अपग्रेड भी किया गया है। नई सेल्टोस में सेफ्टी के लिए 21 ऑटोनोमस लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम यानी एडास फीचर दिए गए हैं। न्यू जनरेशन किया सेल्टोस में कंपनी की नई डिजाइन थीम अपनाई गई है, जिससे मौजूदा मॉडल से अलग नजर आती है। इसका लुक पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड, शार्प और प्रीमियम हो गया है। कार का साइज बढ़ाया गया है, यह अब पहले से 95 mm लंबी और 30 mm चौड़ी हो गई है। इसका व्हील बेस 80 mm तक बढ़ाया गया है, हालांकि हाइट 10 mm घटाई गई है। वहीं बूट स्पेस में 14 लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये 4.4 मीटर लंबाई के साथ अब सेगमेंट में सबसे बड़ी कार में से एक हो गई है। देश के कई हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर आ सकती है। सरकार एयर और वाटर प्यूरिफायर पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन उपकरणों पर टैक्स को 18% से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। अभी तक एयर और वाटर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी लगता है। सरकार अब इन्हें जरूरी वस्तु की कैटेगरी में डालने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो प्यूरिफायर की कीमतों में 10 से लेकर 15% तक की कमी देखने को मिल सकती है। इससे कम आय वाले परिवारों के लिए भी साफ हवा और सुरक्षित पानी का इंतजाम करना आसान हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक घरों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और चूहे मारने वाली दवाओं पर भी टैक्स कम किया जा सकता है। फिलहाल इन पर भी 18% जीएसटी लगता है, जिसे घटाकर 5% की स्लैब में लाने का प्रस्ताव तैयार है। देश भर के लाखों डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स को भी अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 573 अंक चढ़कर 85,762 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड हाई बनाया। इसने 26,340 के स्तर को छुआ। इसके बाद निफ्टी 182 अंक चढ़कर 26,328 के स्तर पर बंद हुआ। ये निफ्टी का नया क्लोजिंग हाई भी है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिली। एनटीपीसी, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर में 4.5% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर में 1% से ज्यादा की तेजी रही। वहीं सोने चांदी के दाम में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1321 रुपए बढ़कर 1,34,782 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5300 रुपए बढ़कर 2,34,550 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,23,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।